सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज से हम लोग एक न्यू सीरीज़ शुरू कर रहे हैं अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स की। एंड ये सीरीज़ शुरू करने का रीज़न ये है, काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस थे कि हमें बेसिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, हमें अल्फ़ामेट समझ नहीं आ रहा, हमें ट्रैकिंग समझ नहीं आ रही है, हमें हमें मोशन स्केच समझ नहीं आ रहा है। सो आई थॉट कि एक प्रॉपर एक सीरीज़ बनाते हैं। एंड इस सीरीज़ के अंदर हमने अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 क्लासेस रखी हैं, और हो सकता है कि इससे ज़्यादा क्लासेस भी हो जाएं। ठीक है। एंड गाइज, ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, बिकॉज ये वीडियोस को मैं बहुत डीपली टच करने वाला हूँ। एंड इसके अलावा हम लोग जैसा कि VFX की वीडियोस बनाते हैं, सो एज़ यूजुअल हम लोग उन वीडियोस को बीच बीच में बनाते रहेंगे। सो जो भी मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूँ, उन सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। एंड जो भी फुटेज का मैं यूज़ करने वाला हूँ, सो उन सभी का आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स का यूज़ क्या होता है, हम लोग क्यों आफ्टर इफेक्ट्स को यूज़ करते हैं। सो मेनली हम लोग यूज़ करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स को फॉर मोशन ग्राफिक्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ हम लोग यहाँ पे और भी काम कर सकते हैं, जैसे कि कंपोजिटिंग, पार्टिकल्स क्रिएट कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर हम मल्टीपल थर्ड पार्टी प्लगइन्स को ऐड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो कोपायलट, मोका प्रो, ट्रैपकोड पर्टिकुलर एंड ट्विक्स्टर, ट्विच एंड मैनी मोर। सो मेनली हम लोग अभी यहाँ पे बात करने वाले हैं मोशन ग्राफिक्स की। सो मैं आपको मोशन ग्राफिक्स का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने वाला हूँ, एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो मैंने यहाँ पे अभी फोटोशॉप को ओपन कर लिया है। सो मोशन ग्राफिक्स को समझने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वर्ड को करेंगे ब्रेक डाउन। सो मैंने क्या किया, मोशन को मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया एंड ग्राफिक्स को मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि व्हाट इज मोशन। अब यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक बॉल है, और ये बॉल कुछ टाइम बाद हमने इस बॉल को यहाँ पे मूव कर दिया। ठीक है। अब आप इसको एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे एक पर्सन है, या यहाँ पे कार है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। सो जब यहाँ पे पर्सन इस प्लेस से यहाँ पे जाएगा तो एक मूवमेंट होगी। इन सिंपल टर्म्स, द मूवमेंट ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है। अगर ये यहाँ से मूव करेगा फॉर एग्जाम्पल, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, तो जो भी ये आगे की तरफ फॉरवर्ड कर रहा है या पीछे की तरफ फॉरवर्ड करेगा, दैट इज कॉल्ड मोशन। आई होप करता हूँ आपको मोशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्राफिक्स की। सो मेनली ग्राफिक्स दो टाइप के होते हैं, पहला रास्टर ग्राफिक्स एंड दूसरा वेक्टर ग्राफिक्स। अब रास्टर ग्राफिक्स को समझने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इमेज को मैंने ओपन कर लिया है, और मैंने इस इमेज को सिंपली पहले मैंने इस इमेज को छोटा किया कुछ इस टाइप से। ठीक है। और मैं यहाँ पे इसे छोटा कर रहा हूँ, और फिर मैंने इस इमेज को क्या किया, बड़ा किया विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल T, एंड मैं यहाँ पे इसे स्केल कर रहा हूँ। सो नाउ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे इस इमेज को थोड़ा जूम करता हूँ, सो एक टाइम बाद ये इमेज पिक्सलेट होना शुरू हो गई है। ये इमेज की जो क्वालिटी है वो काफ़ी लो हो गई है। सो रास्टर ग्राफिक्स इमेजेस क्या होती हैं, रास्टर ग्राफिक्स इमेजेस का मतलब होता है पिक्सल बेसिस इमेजेस। सो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे इसे और जूम करता हूँ, सो नाउ वी कैन सी इस इमेज के अंदर आपको पिक्सल्स देखने को मिलेंगे। इट मीन्स ये इमेज पिक्सल के कॉम्बिनेशन से बनी है। इसी को हम बोलते हैं रास्टर ग्राफिक्स। आप कोई भी फोटो आप क्लिक करो अपने फ़ोन से, कैमरा से, या फिर आप कोई भी पिक्चर्स को आप डाउनलोड करो इंटरनेट से, लाइक JPEG फॉर्मेट में या फिर PNG फॉर्मेट में, सो आपको वो इमेजेस आपको रास्टर फॉर्म में देखने को मिलेगी। किसी भी इमेज को अगर आप स्केल करोगे और वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाती है, इट मीन्स वो इमेज आपकी रास्टर फॉर्म में है। और सबसे बड़ी पहचान होती है इसकी ये पिक्सल्स। ठीक है। सो हमने यहाँ पे समझ लिया रास्टर इमेजेस जो कि पिक्सल बेस होती है, एंड एक टाइम बाद आके वो डिस्टॉर्ट या फिर स्केल करते हैं, वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाती है। ठीक है। आई होप आपको इतना यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब बात यहाँ पे करते हैं वेक्टर इमेजेस की या वेक्टर ग्राफिक्स की। सो मैंने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर को ओपन कर रखा है विच इज़ अडोबी इलस्ट्रेटर, और यहाँ पे अगर मैं इस इमेज को लेट सपोज इसका साइज़ को मैं बड़ा करता हूँ कुछ इस टाइप से, और मैं इसे यहाँ पे देखता हूँ, सो नाउ वी कैन सी ये इमेज को अगर मैं कितना भी बड़ा कर लूँगा, सो ये इमेजेस
पिक्सलेट नहीं होंगी। और अगर मैं यहाँ पे इसे जूम करता हूँ, सो नाउ वी कैन सी इसकी जो लाइन है वो प्रॉपर शार्प है, और इस इमेज के अंदर इस ग्राफिक के अंदर हमें कोई भी यहाँ पे पिक्सल देखने को नहीं मिल रहा है। सो वेक्टर ग्राफिक इमेजेस कौन सी होती हैं, जो कि विदाउट पिक्सल बेस होती है, और वो स्केल करने पे बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं होती है, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्टॉर्ट नहीं होती है, ब्लरी नहीं होती है। सो अगर आप कोई भी शेप क्रिएट करेंगे इलस्ट्रेटर के अंदर, सो यहाँ पे वो आपको वेक्टर फॉर्म में देखने को मिलेगी, और जैसे ही आप इसे यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेंगे जेपीजी फॉर्मेट में, पीएनजी फॉर्मेट में, सो ये इमेज कन्वर्ट हो जाएगी रास्टर फॉर्म में। ठीक है, आई होप करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो हमने यहाँ पे क्या समझा, ग्राफिक्स के अंदर रास्टर एंड वेक्टर। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, हम ग्राफिक्स के थ्रू उन्हें एनिमेट करके एक स्टोरी बिल्ड करते हैं। ठीक है, मतलब मोशन और ग्राफिक्स को जोड़ के एक स्टोरी बनाते हैं, और उस स्टोरी के अकॉर्डिंग अपनी जो ब्रांड होती है उसको ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप लोगो एनिमेशन देख सकते हैं, उसमें क्या होता है, एक लोगो हम लोग क्रिएट करते हैं किसके अंदर, एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर या कोई भी वेक्टर सॉफ्टवेयर के अंदर, और उस लोगो को हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर लेके जाते हैं एंड देन एनिमेट करते हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, कोई हम इमेज क्रिएट करते हैं फोटोशॉप के अंदर, एंड देन हम लोग उसको एनिमेट करते हैं एज पर द आर स्टोरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो आई होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका एक एग्जांपल और है, इंट्रो हो गया, एक्सप्लेनर वीडियो हो गया। आप लोग बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते हैं, तो उनमें मोस्टली लोग आफ्टर इफेक्ट्स का यूज़ करते हैं ये सब स्टोरीज़ को क्रिएट करने के लिए। अब हम चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। सो अब हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि ये कॉम्पोजिशन क्या होता है। ठीक है, सो मैं अभी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर गया। सो फोटोशॉप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक पेज क्रिएट करते हैं, एक आर्टबोर्ड क्रिएट करते हैं, जैसे कि आर्टबोर्ड है, और उसके ऊपर हम लोग चीज़ें क्रिएट करते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे इमेज में जाता हूँ एंड देन कैनवस साइज, सो वी कैन सी अभी हमारा यहाँ पे साइज ये है। सिंगल इमेज के लिए हम लोग इसे हम बोलते हैं आर्टबोर्ड, पेज एंड ऑल। आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर हम इसे बोलते हैं कॉम्पोजिशन। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सो आपको अभी यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा देखने को HD 1920x1080 एंड 24 FPS। अब देखो, अगर आप प्रीवियस वर्जन यूज़ कर रहे हैं आफ्टर इफेक्ट्स के, सो बाय द वे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स का 2024। सो आपको यहाँ पे प्रीवियस वर्जन में यहाँ पे HD TV लिखा होगा। ठीक है, और हो सकता है ये 25 सेलेक्ट हो। कई बार जैसे मान लो कि आप किसी पहले वाले प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे और आपने उसमें कोई और यहाँ पे ऑप्शन ले रखा था, सो बाय डिफ़ॉल्ट आफ्टर इफेक्ट्स उसी को ओपन कर देता है। ठीक है, दैट इज़ नॉट द बिग इशू। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ना ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, और इसका मतलब ये होता है कि HD TV का मतलब ये होता है, सो अभी यहाँ पे TV नहीं है, सिर्फ यहाँ पे HD है। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है हाई डेफिनेशन। ठीक है, एंड ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, सो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये आता है, लेकिन आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप कोई भी यहाँ पे ऑप्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये कंपलसरी है। ये बेसिकली आपका जो ये आर्टबोर्ड का एक साइज़ है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है विड्थ एंड हाइट। सो आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे इसे चेंज करेंगे, सो ये कस्टम में शिफ्ट हो जाएगा। और इफ़ यू वांट कि आपको दोनों को एक साथ चेंज करना है, सो इन दैट कंडीशन आपको यहाँ पे क्लिक करना है लॉक के ऊपर। सो अगर आप इसे चेंज करेंगे, सो ये चेंज होना शुरू हो जाएगा। सो अभी मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ 24 FPS। सो अब हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है पिक्सल एक्सपेक्ट रेशियो। सो अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये स्क्वायर पिक्सल है, इसको समझ लेते हैं। सो मैं फोटोशॉप के अंदर गया और मैंने यहाँ पे इस इमेजेस को मैंने यहाँ पे जूम किया। सो पिक्सल एक्सपेक्ट रेशियो का मतलब ये होता है कि जो ये पिक्सल होगा ना, इसका साइज़ किस फॉर्मेट में होगा। अगर आप इसे यहाँ पे करते हो स्क्वायर लेट सपोज, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये स्क्वायर फॉर्म में है। इट मीन्स इसकी यहाँ पे लेंथ और हाइट इक्वल है 1/1। और जैसे ही आप यहाँ पे इसे चेंज करोगे, तो यहाँ पे जो भी इसका जो पिक्सल का जो डायमेंशन होगी वो चेंज हो जाएगी। सो अगर मैं यहाँ पे एक न्यू पेज लेता हूँ या न्यू आर्टबोर्ड लेता हूँ Ctrl+N से, सो वी कैन सी यहाँ पे आपको
पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल रहा है विच इज़ अगेन स्क्वायर पिक्सल, ठीक है ना। सो आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट रखना स्क्वायर पिक्सल। सो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है फ्रेम रेट। सो अभी यहाँ पे ये है 24। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 24 देखने को मिलता है। सो यहाँ पे आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट 24 FPS देखने को मिल रहा है फ्रेम पर सेकेंड। सो 24 FPS एक इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड फ्रेम रेट है। इसमें क्या होता है कि आपको एक नॉर्मल स्पीड मिलती है प्लस आपको एक नेचुरल मोशन ब्लर देखने को मिलता है। सो मैं यहाँ पे गया फोटोशॉप के अंदर और अब इसमें क्या होता है समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, आप इन्हें एज्यूम कर लो कि ये पिक्चर्स हैं। अब 1 सेकेंड के अंदर ये 24 पिक्चर्स जब बैक टू बैक प्ले होगी तब जाके आपका 1 सेकेंड बनेगा। इट मीन्स कि जब ये 24 इमेजेस बैक टू बैक जब प्ले होगी तो 1 सेकेंड काउंट होगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 48 इमेजेस कर दूँ इट मीन्स इसका डबल। सो क्या होगा 2 सेकेंड बन जाएंगे। ऐसे ही मैं इसको 3 टाइम्स कर दूँ तो 3 सेकेंड्स बन जाएंगे, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मुझे इसका जो FPS है वो कम करना है। सो मैंने लेट सपोज इसे यहाँ पे टाइप कर दिया 10 और मैं यहाँ पे गया। अब एक बात ध्यान रखना, पहले यहाँ पे 24 इमेजेस प्ले हो रही थी बैक टू बैक, अब यहाँ पे सिर्फ 10 इमेजेस हैं। इट मीन्स जब 10 इमेजेस जब प्ले होंगी तो 1 सेकेंड बनेगा, 20 इमेजेस प्ले होंगी तो 2 सेकेंड बनेंगे, 30 में 3 सेकेंड बनेंगे। अब जितना यहाँ पे इमेजेस जितनी कम होती जाएगी इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो मूवमेंट होगी ना, जो कॉम्पोजिशन की या जो प्रॉपर सीन की, वो थोड़ी बहुत जर्की टाइप की होगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा स्टॉप मोशन वीडियोस के अंदर, वहाँ पे क्या होता है ना, लो FPS होता है वहाँ पे, जैसे मान लो कि 5-6, इसलिए आपको वो स्टॉप मोशन का फील आता है, ठीक है। लेकिन इसको आपको हर कंडीशन में यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज आपका जो वीडियो का जो लुक है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। सोच समझ के आपको इसे यूज़ करना है, ठीक है, अगर आपको इसकी नीड है तो। अब यहाँ पे बात करते हैं, हमने लो की बात कर ली, स्टैंडर्ड की बात कर ली। व्हाट हैपन कि अगर मैं यहाँ पे इसे कर दूँ 30 या फिर इससे और ज़्यादा, इस कंडीशन में क्या होगा, चलते हैं यहाँ पे और मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया फोटोशॉप। सो अब इस कंडीशन में क्या होगा, 30 इमेजेस बैक टू बैक प्ले होंगी, सो 1 सेकेंड काउंट होगा। सेकेंड थिंग, जितना आप लोग फ्रेम रेट को इंक्रीज करेंगे उतना आपकी वीडियो स्मूथ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो आपने बहुत सी वेडिंग में देखा होगा, आपने स्लो मोशन इफेक्ट देखे होंगे बहुत सारे। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, हम लोग हाई FPS पे वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, लाइक 60 हो गया, 120 FPS हो गया, ताकि हमें वो पर्टिकुलर वो इफेक्ट हमें मिल पाए, ठीक है, वो फील हमें मिल पाए। अगर आप चाह रहे कि आप 15 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड करें और आपको ये फील मिल जाए, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वहाँ पे जर्की आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब आपको यहाँ पे मिलता है रेजोल्यूशन। इसमें क्या होता है ना, मैं अभी आपको आगे इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। इससे आप रियल टाइम में फुटेज की क्वालिटी को कम कर सकते हैं प्रीव्यू पर्पज़ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट टाइम है ये, सो यहाँ पे ये ड्यूरेशन होती है, दिस इज कॉल्ड आई थिंक मिली सेकेंड, देन सेकेंड्स, देन मिनट एंड देन आवर्स। अभी मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मुझे 30 सेकेंड की यहाँ पे ये टाइमलाइन चाहिए। सो यहाँ पे जो टाइमलाइन जो होगी वो 30 सेकेंड्स की यहाँ पे आ जाएगी। एंड दिस इज़ बैकग्राउंड कलर, मैं इसे यहाँ पे वाइट कर सकता हूँ एंड देन हिट ओके। सो नाउ वी कैन सी यहाँ पे 30 सेकेंड की यहाँ पे टाइमलाइन हमें देखने को मिल रही है एंड इसका कलर यहाँ पे बैकग्राउंड का वाइट है। फोटोशॉप के अंदर भी अगर आप जाएंगे, सो नाउ वी कैन सी यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट में ये कुछ इस टाइप से कलर देखने को मिलता है। आप कोई और कलर यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको इसे चेंज करना है इन ऑप्शंस को, सो कॉम्पोजिशन के अंदर जाते हैं एंड देन कॉम्पोजिशन सेटिंग, और यहाँ पे आप इसका कलर कर दो वापस से ब्लैक एंड हिट ओके। अब यहाँ पे हम कुछ पैनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपको मिलता है ये टूल बार। इट मीन्स जो भी आपको टूल्स मिलते हैं वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं प्रोजेक्ट पैनल के। यहाँ पे क्या काम होता है ना, आप लोग नॉर्मली फुटेज को इंपोर्ट कर सकते हैं, आप लोग वीडियोस को इंपोर्ट कर सकते हैं आप लोग, एंड जो भी आप लोग कॉम्पोजिशन क्रिएट करेंगे या आगे जाके आप जो भी सॉलिड क्रिएट करेंगे, एडजस्टमेंट लेयर लेंगे, सो वो सारी लेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। दिस इज आवर कॉम्पोजिशन पैनल। यहाँ पे क्या होता है, आप लोग जो भी काम करेंगे या जो भी आपको फाइनल आउटपुट देखने को मिलेगा वो इस वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, इस कॉम्पोजिशन वाले पैनल के ऊपर।
एंड दिस इज़ आर टाइमलाइन। जो भी आपको यहाँ पे वीडियो को कट करना है, कोई भी चीज़ आपको चेंज करनी है टाइमलाइन के ऊपर, तो आप उसको यहाँ से कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द एरिया जहाँ पे आप लोग अपनी जो भी इमेजेस को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे उसको यहाँ पे लाएंगे, सीक्वेंस में लगाएंगे, जैसा भी आपको काम करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है इफेक्ट कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे कोई इमेज आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करी और आपको उसके ऊपर कोई इफेक्ट अप्लाई करना है, लेट्स सपोज ग्लो, ब्लर, कोई भी इफेक्ट। सो वो सारे इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि हम किसी भी फुटेज को कैसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। हमारे पास कितने तरीके होते हैं काम करने के। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे किया राइट क्लिक, इंपोर्ट फाइल्स। बेसिकली आप लोग यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, तो क्लिक करते हैं यहाँ पे सिंगल फाइल के ऊपर। सो यहाँ से हम लोग यहाँ पे सिंगल फाइल को ले सकते हैं एंड देन शिफ्ट के साथ मल्टीपल यहाँ पे फोटोज़ को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड वे हमारे पास क्या होता है, इस वाले एरिया के ऊपर डबल क्लिक करो एंड देन अगेन आप इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड वे, सिंपली जाएंगे फाइल के अंदर, इंपोर्ट एंड देन अगेन फाइल के ऑप्शंस मिल जाते हैं। फोर्थ वे, सिंपली आप यहाँ पे जाओ, जो भी आपका फोल्डर है जहाँ पे भी फुटेजेस रखे हैं आपने, एंड देन सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो यहाँ से, दैट्स इट। सो द नेक्स्ट ऑप्शन हम समझते हैं यहाँ पे, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट। कई बार ये प्रॉब्लम जो लोग अभी सीख रहे होते हैं आफ्टर इफेक्ट्स, उनके साथ बहुत ज़्यादा होती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ डिफ़ॉल्ट के ऊपर, हो सकता है आप स्टैंडर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं या आप किसी और फॉर्मेट के ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। दीज आर सम पैनल्स जिसके थ्रू आप यहाँ पे काम कर सकते हो जो भी आप कर रहे हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं डिफ़ॉल्ट में कर रहा हूँ या आप किसी भी यहाँ पे और अदर ऑप्शन के ऊपर काम कर रहे हैं। सो ये पैनल हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। सो कई बार होता है कि स्क्रीन के कुछ ऑप्शंस इधर उधर हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। सो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जिस भी फॉर्मेट के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड देन इसे करेंगे रीसेट टू सेव लेआउट। इससे क्या होगा, जो भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी फिक्स हो जाएगी। अदरवाइज विंडोज़ में जाएंगे और देन यहाँ पे जाओ वर्क स्पेस, और अभी डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है। जिस भी मोड के ऊपर काम कर रहे हो वो मोड यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए। बाय द वे ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। एंड देन रीसेट डिफ़ॉल्ट टू सेव लेआउट, क्लिक करो। सो वी कैन सी ठीक हो गया। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप लेट सपोज यहाँ पे ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आप ये वाला यहाँ पे फॉर्मेट ले सकते हैं। सो ये आपके अपनी चॉइस है, बट इसे अभी कर देते हैं यहाँ पे ऑल पैनल्स, या फिर डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मुझे इस वाली फुटेज के ऊपर काम करना है। सो मैंने इस फुटेज को यहाँ पे कर दिया ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अभी आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये कॉर्नर्स देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो ये फुटेज है ना, ये हमारे कॉम्पोजिशन से साइज में बड़ी है, इसलिए ये फुटेज हमारे कॉम्पोजिशन से बाहर निकल रही है। सो अगर ये फुटेज छोटी होती, सो ये हमें कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐसे देखने को मिल रही होती, बट अभी साइज में बड़ी है। सो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस फुटेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म एंड देन फिट टू कॉम्प। सो इससे क्या होगा, ये फुटेज यहाँ पे फिट हो जाएगी। फर्स्ट वे। सेकंड वे, इस वाले लाइन को क्लिक करो एंड देन सिंपली शिफ्ट के साथ आप इसे यहाँ पे फिट कर सकते हैं। थर्ड वे, यहाँ पे एस प्रेस करो, एस फॉर स्केल, और यहाँ पे आप इसे छोटा करो कुछ इस टाइप से। ठीक है, और एक शॉर्टकट की यहाँ पे और है, विच इज़ कंट्रोल ऑल्ट एफ। अदरवाइज आप यहाँ पे जाओगे राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म एंड देन फिट टू कॉम्प। सो यहाँ पे आपको शॉर्टकट की देखने को मिल जाती है, और आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, फिट टू कॉम्प विड्थ। ठीक है, अब मैं अभी यहाँ पे इस कॉम्प को यहाँ पे कर रहा हूँ डिलीट। अभी हम यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाले हैं। सो अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, एक कॉम्प क्रिएट किया था और उसके ऊपर हमने इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप किया था। सो दोनों का यहाँ पे साइज डिफरेंट था, इसीलिए वो इमेज हमें कॉम्पोजिशन से बाहर देखने को मिल रही थी। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि जो भी मेरी फुटेज है, मुझे उस फुटेज का ही एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करना है। ठीक है, सो हर फुटेज का अपना साइज होता है। सो क्या करो, इस फुटेज को आप यहाँ पे करो ड्रैग एंड ड्रॉप इस वाले आइकन के ऊपर। सो जो भी इस फुटेज का एक्चुअल साइज होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक कॉम्पोजिशन यहाँ पे बन जाएगी। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, कॉम्पोजिशन में गए, कॉम्पोजिशन सेटिंग। अब आपको अगर किसी और इमेज से
एक कॉम्पोजिशन क्रिएट करनी है, इट कैन बी फोटो, वीडियो, एनीथिंग एल्स। सो मैंने इस फुटेज को इस वाले आइकन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। सेम काम करेगा जो पहले कर रहा था, ठीक है। ये बटन सेम है जो हमारे पास प्रीवियस वाला ऑप्शन था कॉम्पोजिशन क्रिएट करने का। सो अब क्या होगा, हमने इस इमेज के थ्रू एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक वीडियो को और इम्पोर्ट कर रहा हूँ, डबल क्लिक करेंगे, इम्पोर्ट। सो अब जैसे मान लो मुझे अपनी फुटेज को चेक करना है कि हमारी फुटेज कैसी है, क्या है। सो बेसिकली हमें फुटेज को प्रीव्यू करना हो, सो उसके लिए क्या करेंगे, इस फुटेज के ऊपर जो भी फुटेज है, इट कैन बी फोटो, वीडियो, अगेन कुछ भी हो सकता है, डबल क्लिक करो। सो वी कैन सी हम यहाँ पे इस फुटेज को प्रीव्यू कर सकते हैं। अभी हमने इसको कॉम्पोजिशन में यूज़ नहीं किया है, अभी जस्ट हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं कि हमारी फुटेज कैसी है, क्या है, ठीक है। एंड देन यहाँ से क्लोज कर दो, और यूज़ करना हो तो यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। अब यहाँ पे समझते हैं, अगर जैसे मान लो कि आपको एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, इसको प्रॉपर क्लोज करके फाइल में जाओ, न्यू प्रोजेक्ट, एंड देन सेव करना है, सेव कर सकते हैं, एंड देन डोंट सेव। इसके नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ओपन प्रोजेक्ट। अगर आपने कोई पास्ट में कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है एंड यू वांट कि आपको इसे ओपन करना है, सो यहाँ से ओपन कर सकते हैं, एंड जो भी ड्राइव में आपने सेव किया है वहाँ से उसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है ओपन रिसेंट। सो इस वाले ऑप्शन में क्या होता है ना, जो भी आपने रिसेंट के काम किए हुए होते हैं, लास्ट प्रोजेक्ट, वो आपको यहाँ पे लिस्ट शो करता है। यहाँ से आप सेव कर सकते हो। अभी यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, सो फाइल सेव कर सकते हैं नॉर्मली। सेव एज से मतलब आप इसे मल्टीपल टाइम एक ही प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एक क्रिएट कर रहा हूँ एक कॉम्पोजिशन इस इमेज से। सो मैंने क्या किया ना, अभी यहाँ पे सिंपली एक शेप ड्रॉ करिए। इस शेप को भूल जाओ, मैं आगे समझाऊंगा आपको आने वाली वीडियोस में। सो मैंने यहाँ पे एक शेप को ड्रॉ किया, एंड अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे एक स्टेप बैक जाना है। सो इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली प्रेस करूँगा Ctrl+Z। सो Ctrl+Z से क्या होगा ना, ये एक स्टेप बैक चले जाएगा। एंड इफ़ यू वांट कि आपको वापस से इस अंडू का भी अंडू करना है, सो Ctrl+Shift+Z, ये वापस से आ जाएगा, ठीक है। सो नॉर्मल सी चीज़ है। अब मैंने क्या किया, एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट किया। बाय द वे शॉर्टकट की है Ctrl+N, और यहाँ पे हिट किया ओके। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे इसे कॉपी करना है और इस न्यू कॉम्पोजिशन में इसे लेके जाना है। Ctrl+C से कॉपी करूँगा, यहाँ पे गए, एंड देन Ctrl+V पेस्ट। सो ये ये शेप हमारी यहाँ पे आ गई है। अगर मैं यहाँ पे इसे करता हूँ Ctrl+X, तो ये कट कर देगा, ठीक है। लाइक Ctrl+X, तो ये कट कर देगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ डिलीट। सो आपको ना एक ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स के। ये ऑप्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन ऑप्शंस से क्या होता है ना, आप जितने भी फुटेज को इन्हेंस करते हो, जो भी आपको फुटेज के ऊपर इफेक्ट्स अप्लाई करने होते हैं, वो सारे इफेक्ट आप यहाँ से अप्लाई करते हैं। प्लस आपको यहाँ पे भी ऑप्शंस मिलते हैं। सो आपको यहाँ पे फुटेज को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट। सो ये सारे ऑप्शंस सेम है इफेक्ट के, आप यहाँ से अप्लाई कर लो, आप यहाँ से अप्लाई कर लो, बात एक ही है। सो मैंने यहाँ पे जस्ट टाइप किया गॉसियन ब्लर, और मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया इस फुटेज के ऊपर। सो अब अगर मैं यहाँ पे इसे इंक्रीज करता हूँ इसका अमाउंट, सो नाउ वी कैन सी ये काम कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके ऊपर अभी ग्लो अप्लाई करना है। सो हम लोग यहाँ पे ग्लो भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे भी हमारे यहाँ पे नीड है। आगे बढ़ते हैं, डिलीट कर रहा हूँ इन्हें मैं। सो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट अ न्यू फोल्डर। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। इससे क्या होता है ना, आप अपने इस प्रोजेक्ट पैनल को अरेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसे कर दिया लेट्स सपोज इमेज, और जो भी इमेजेस होंगी आप सारी इमेजेस को इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो कुछ इस टाइप से। सो अगर मैं यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ, सो इससे क्या होगा ना, हमें काम करते हुए काफ़ी हमारा जो वर्क फ्लो है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। एंड डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर लेके आने वाला हूँ कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे अरेंज कर सकते हैं। एंड अब आगे बढ़ते हैं। इसे मैं यहाँ पे अभी कर रहा हूँ डिलीट, Ctrl+Z कर लेते हैं। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे कोई भी फुटेज को इंपोर्ट कर रहा हूँ, सो आई वांट कि मुझे उस फुटेज की प्रॉपर्टी चेक करनी है कि उस फुटेज का FPS क्या है एंड ऑल। सो आपको इस फुटेज के ऊपर कोई भी फुटेज हो सकती है, राइट क्लिक करो एंड देन इंटरप्रेट फुटेज एंड देन मेन। सो यहाँ पे जाने के बाद आपको उस फुटेज की इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है कि उस फुटेज का FPS क्या है, कलर सिस्टम क्या है, ठीक है। सो मैं आप वीडियो में जाता हूँ एंड देन इंटरप्रेट फुटेज मेन,
सो वी कैन सी यहाँ पे ये 25 फ्रेम रेट पे वीडियो शूट की गई है। ठीक है, इसका पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो स्क्वायर है। आप इसे लूप भी कर सकते हैं, जो कि हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, दिस इज़ द सेम ऑप्शन, इंटरप्रेट फुटेज। सो आप यहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, एक मैं यहाँ पे फुटेज को लेके आया, एक वीडियो को, और मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ फुल, एंड देन मैं यहाँ पे सिंपली प्रेस कर रहा हूँ स्पेस बार। सो स्पेस बार प्रेस करने से क्या होता है ना, ये रियल टाइम में आपको कॉम्पोजिशन को प्ले करेगा। ठीक है, तो स्पेस बार से आप इसे प्ले एंड पॉज कर सकते हैं इजिली। अब हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है, अभी मैं यहाँ पे इसे हाफ कर रहा हूँ बिकॉज क्वालिटी इसकी बहुत हाई है, हाफ कर लेते हैं इसे। अब हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है प्रीव्यू का। बाय द वे, अगर आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस मिसिंग लगते हैं सो विंडोज़ में जाएंगे, आपको जो भी यहाँ पे ऑप्शंस लगते हैं कि आपको नहीं मिल रहे हैं, सो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, लाइक इफेक्ट एंड प्रीसेट्स, प्रीव्यू यहाँ से ऑन कर सकते हैं, जो भी आपको नहीं मिलते हैं। अगर आप प्रेस करते हैं स्पेस बार, सो आपको ये रियल टाइम में टाइमलाइन को रेंडर कर रहा होता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसे प्रीव्यू करना है, सो प्रीव्यू में हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मुझे 3 फ्रेम ड्रॉप करके इसे प्रीव्यू करना है, या फिर मैं इसे 4 फ्रेम ड्रॉप करके मैं इसे प्रीव्यू करना चाहता हूँ, एंड देन आप यहाँ पे इसे करो प्ले। सो अब क्या होगा, 4 फ्रेम के बाद इसे प्रीव्यू करना शुरू कर देगा। आई थिंक टाइमलाइन बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी है। नाउ वी कैन सी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसने 5 फ्रेम छोड़ के इसे रेंडर किया है। इससे क्या होता है ना कि आपका टाइम बच जाता है। और यहाँ पे और भी ऑप्शंस होते हैं। अगर मैं लेट सपोज इसे अभी मैं हाफ कर रहा हूँ और थर्ड कर लेते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फुल स्क्रीन के ऊपर और मैं यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करता हूँ, सो ये फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो नाउ वी कैन सी यहाँ पे आपको कम्प्लीटली फुल स्क्रीन में प्रीव्यू शो करेगा। इससे वापस आने के लिए आपको अगेन प्रेस करना है स्पेस बार। सो ये वापस से यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से आप इसे कर दो अनटिक। अब देखो हमारे पास ना यहाँ पे 2 लेयर्स हैं, एक लेयर के ऊपर एक लेयर है। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके इसका ब्लेंडिंग मोड करता हूँ ऐड, सो क्या होगा, ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के साथ ब्लेंड होना शुरू हो जाएगी, जैसे भी उनके कलर्स होते हैं आपस में। ठीक है, सो ये ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं, इनकी हम लोग बात आगे करेंगे। सो एक नॉर्मल पर्पस के लिए मैंने आपको इसे जस्ट बता दिया है। इसको नन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ डिलीट। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, हो सकता है कि आपको यहाँ पे सिर्फ कुछ ही ऑप्शंस देखने को मिल रहे हों। सो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इन एक्सपैंड के ऊपर, इन ऑप्शंस के ऊपर। सो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे। आगे ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे सो आपको और भी ऑप्शंस, मैट के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। और आगे क्लिक करेंगे सो आपको यहाँ पे टाइमलाइन के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। और आगे क्लिक करेंगे सो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं कि आपका जो यहाँ पे सीन है कितने टाइम में रेंडर हो जाएगा। सो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप लोग इसे टिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक टाइमर मिलता है, इसके थ्रू आप अपने स्लाइडर को आगे पीछे मूव कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक न्यू कॉम्पोजिशन ले रहा हूँ, कंट्रोल एन से 24 कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे मैंने एक लिया, एक सर्कल, और इसके बाद मैं यहाँ पे गया सिंपली इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में, और ग्लो मैंने इसके ऊपर कर दिया अप्लाई, और अभी मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ क्लोज। ठीक है, वापस मैं यहाँ पे गया प्रोजेक्ट पैनल पे। सो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है विच इज़ BPC। इसका मतलब क्या होता है, बिट पर चैनल। ये हमें ना फुटेज की कलर इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो ये बात ध्यान रखना, जितना बिटमैप चैनल कम होगा, एंड ये 8 से शुरू होता है और यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिलेगा 32 बिट्स। सो जितना BPC कम होगा सो उतना आपको यहाँ पे कलर्स यहाँ पे डल देखने को मिलेंगे। एंड अगर आपको यहाँ पे इसे चेंज करना है सो आप लोग यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड आप इसे चेंज कर दो 16 बिट। 8 बिट का आप लोग कब यूज़ कर सकते हैं, जब आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो आप नॉर्मल से प्रोजेक्ट के लिए आप 8 बिट यूज़ कर सकते हैं पर चैनल। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कलर्स कम आते हैं, और सेकंड थिंग इज़ इसमें रेंडर टाइम भी कम लगता है। ठीक है, बट 16 बिट का आपको तब यूज़ करना है जब आप लोग कोई किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और आपको वहाँ पे क्वालिटी को आपको डिलीवर करना है। सो उस कंडीशन में आप लोग यूज़ कर सकते हैं 16 बिट। एंड अगेन जब आप 16 बिट यूज़ करोगे तो कलर्स की इन्फॉर्मेशन बढ़ जाती है, ऑल्सो रेंडर टाइम बढ़ जाता है।
अब 32 बिट्स इससे सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का होता है। इसमें कलर्स आई थिंक मिलियंस में या बिलियंस में होते हैं। एंड इसे आपको कब यूज़ करना है, जब आप कोई कंपोजिटिंग का काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको कलर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, सो आप 32 बिट्स का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी क्लिक किया 8 बिट के ऊपर, ओके प्रेस किया और इसे यहाँ पे कर दिया फुल, जूम कर रहा हूँ इसे, और यहाँ पे जाने के बाद मैंने ग्लो को ऑन कर दिया, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ को मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ। सो नाउ वी कैन सी यहाँ पे हमें कलर्स बैंड होते हुए दिख रहे हैं। सो अगर मैं यहाँ पे इसे चेंज करता हूँ एंड हम ऑल्ट के साथ इसके ऊपर क्लिक करेंगे लेफ्ट माउस बटन, सो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। सो 16 बिट में आई थिंक इसने कुछ, सो नाउ वी कैन सी 16 बिट में थोड़ा बहुत ये आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। आई डोंट नो, यूट्यूब इसे कंप्रेस कर देगा इस वीडियो को, सो हो सकता है आपको उतना फील नहीं आ रहा हो, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे इसे चेंज करता हूँ 32 बिट्स के अंदर, सो नाउ वी कैन सी यहाँ पे आपको कलर्स और आपको यहाँ पे और अच्छे देखने को मिलेंगे। सो यही यहाँ पे यूज़ होता है BPC का, बिट पर चैनल का। अगर आपको कभी समझ नहीं आता मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ, सो नॉर्मल सी बात है, आप 16 पर बिट यूज़ कर लो। एंड ऑल्सो आपका सिस्टम सपोर्ट करना चाहिए, तभी जाके ये वर्क करेगा। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है और आप यूज़ कर रहे हैं 32 बिट्स, उस कंडीशन में ऑब्वियसली बात है वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इसे मैं कर रहा हूँ डिलीट। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक शेप को यहाँ पे ड्रॉ किया, रेक्टेंगल को। सो नाउ वी कैन सी अभी जो यहाँ पे इसका एंकर पॉइंट है वो सेंटर में नहीं है। सो आई वांट कि मुझे इसका एंकर पॉइंट सेंटर में अलाइन करना है। इसके लिए क्या करेंगे, और यहाँ से स्नैपिंग ऑन करते हैं एंड देन हम यहाँ पे जाते हैं पेन बिहाइंड टूल के अंदर और इसको स्नैप कर लेते हैं कुछ इस टाइप से। सो मेक श्योर यहाँ पे स्नैपिंग का ऑप्शन ऑन होना चाहिए, अदरवाइज ये स्नैप नहीं करेगा। एंड आप काफ़ी चीज़ों में भी स्नैपिंग का यूज़ कर सकते हैं, आने वाली वीडियोस में हम इसका यूज़ करेंगे। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे गया और मैंने इसे किया कॉपी, Ctrl+C से यहाँ पे कर दिया पेस्ट। सो यहाँ पे हमें मिलता है लॉक लेयर। अगर मैं यहाँ पे इसे लॉक कर दूंगा इस लेयर को, सो अब हम इसे यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिलता है विच इज़ सोलो लेयर। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग इस वाली यहाँ पे लेयर को देख पाएंगे। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, हम लोग यहाँ पे आइस को क्लोज कर सकते हैं किसी भी लेयर की। अब मैं यहाँ पे गया एडिट में गया एंड देन प्रेफरेंस एंड देन ऑटो सेव। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रोजेक्ट को सेव करना भूल जाते हैं। सो आप लोग यहाँ पे मैनुअल टाइम को ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि आपको हर 2 मिनट बाद इस प्रोजेक्ट को सेव करना है, 3 मिनट बाद सेव करना है। सो एज़ पर योर नीड, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अब जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ स्पेस बार और मैं यहाँ पे स्पेस बार को प्रेस करके रखूँगा एंड मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन को कुछ इस टाइप से मूव कर सकता हूँ। H यहाँ पे शॉर्टकट की होती है हैंड टूल की। अगर आप स्पेस बार का यूज़ करना नहीं चाहते हैं, प्रेस H एंड देन सिंपली लेफ्ट माउस बटन से आप इसको यहाँ पे मूव कर सकते हैं फ्रीली, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मुझे इस लेयर को ना छोटा करना है, सो हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन पॉइंट एंड आउट पॉइंट। सो B प्रेस करो, सो B से होता है इन पॉइंट एंड आगे जाओ, प्रेस करो N से होता है आउट पॉइंट एंड देन सिंपली इस वाले एरिया के ऊपर राइट क्लिक करो, ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया। सो इससे क्या होगा, सिर्फ उतना वाला पार्ट ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ उतना वाला पार्ट देखने को मिलेगा। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मुझे इस शेप लेयर को यहाँ से कट करना है। सो कट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+D एंड देन यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। अदरवाइज लेयर को यहाँ पे करो सिलेक्ट एंड देन एडिट एंड स्प्लिट लेयर, सेम बात है, डिलीट कर दो, ठीक है। एक तरीका हमारे पास यहाँ पे और है, ऑल्ट के साथ लेफ्ट ब्रैकेट की प्रेस करो, सो लेफ्ट वाला पार्ट यहाँ पे कट हो जाएगा। एंड अगर मैं कुछ फ्रेम आगे जाता हूँ और ऑल्ट के साथ राइट ब्रैकेट की यूज़ करता हूँ, जो भी मैं शॉर्टकट की इसका यूज़ कर रहा हूँ, सो वो सारे आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। सो ऑल्ट एंड देन राइट ब्रैकेट की, सो यहाँ पे इतना पार्ट क्या होगा आपको शो करेगा। इन द लास्ट एक चीज़ हम और समझ लेते हैं। सो एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस एंड देन मीडिया एंड कैशे। काफ़ी लंबे टाइम तक काम करने के बाद क्या होता है, हमारी जो डिस्क होती है फुल हो जाती है। सो अगर आप इसको डिलीट नहीं करेंगे कैशे को, सो क्या होगा, आफ्टर इफेक्ट्स हैंग करना शुरू कर देगा। सो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करो एंड देन हिट ओके एंड अगेन ओके। इसका एक शॉर्टकट भी है, एडिट में जाओ, पर्ज ऑल कैशे, हिट ओके,
ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई नो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट मुझे ये भी पता है कि आप लोगों ने बहुत कुछ इस वीडियो से सीखा होगा एंड दिस इज़ जस्ट अ बेसिक। अभी बहुत कुछ आने वाला है आगे की वीडियोस में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसके अलावा कुछ भी डाउट्स होते हैं आपको वीडियोस के रिगार्डिंग, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। हम लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं अपने काम के रिगार्डिंग। सो तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।